आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो इंडिया और म्यांमार की रिलेशनशिप के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। मेडिसिन में 2020 में किससे मिला है नोबेल प्राइज और क्यों मिला है। एमओयू साइन किया गया है एक अंडर पीएम स्वनिधि योजना, इसके साथ साइन किया गया है। और पीएम स्वनिधि योजना क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 कब मनाया जाता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो हम जानेंगे। अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ जूज इन पीपीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्मार्ट सिस्टम क्या है डीआरडीओ का वो हम जानेंगे। और आखिर में हम पढ़ेंगे THSTI ये क्या है, ये एक इंस्टीट्यूट है, कहां पर है वो हम पढ़ेंगे। और पार्ट ऑफ वैक्सीन असेसमेंट प्रोजेक्ट ये क्या है असेसमेंट प्रोजेक्ट वो हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंडिया और म्यांमार की रिलेशनशिप के बारे में। हाल ही में एक 2-day विजिट बाय फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड आर्मी चीफ टू म्यांमार कंप्लीटेड। तो अभी आर्मी चीफ और फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गए थे म्यांमार, तो कंप्लीट हुई है। तो क्या क्या की पॉइंट्स डिस्कस हुए वहां पर वो हम जानते हैं। सबसे पहले हेल्थ और पैंडेमिक के। तो आपको पता होगा इंडिया अपने पड़ोसी देशों को कैसे मेडिकल सहायता पहुंचा रहा है पैंडेमिक के समय में। तो अभी उसने म्यांमार को भी 3000 वायल्स भेजने की बात कही है एंटीवायरल रेमडेसिविर, जो कि कोविड से लड़ने में आपकी मदद करता है। और इंडिया ने ये भी कहा है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी इंडिया के पास वो शेयर भी करेगा म्यांमार से। आगे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ क्रूशियल सितवे पोर्ट इन म्यांमार रखाइन स्टेट बाय मार्च 2021 इज कमिटेड। तो सितवे पोर्ट को चलाने की बात कही गई है मार्च 2021 तक। अब सितवे पोर्ट की लोकेशन देखिए। सबसे पहले ये देखिए, ये म्यांमार है सारा, ये म्यांमार है इस लाइन के इधर, ये सारा म्यांमार है इस साइड। तो यहाँ पर है सितवे पोर्ट आपका, तो इसको चलाने की बात कही गई है। और रखाइन स्टेट है ये पूरी। और भी कई प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कही गई है, जैसे इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे एंड कालादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कालादन क्या है, एक रिवर है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है रिवर कालादन, ये रिवर कालादन। तो जब ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा ये रिवर का, तो यहां से सी रूट में जुड़ जाएगा इंडिया और म्यांमार, कोलकाता से सितवे पोर्ट तक जुड़ जाएगा। और फिर इस रिवर को नॉर्थ ईस्ट में भी जोड़ने की बात कही गई है। इधर देखिए ऊपर मिजोरम है ना, यहाँ ऊपर जोड़ने की बात कही गई है। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चलती रहती है। और वहां पर जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स है, जैसे यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, तो ये इंडिया में आतंक मचाकर ये लोग म्यांमार में चले जाते हैं। तो अभी म्यांमार ने क्या किया है, 22 कैडर इंडिया को सौंपे हैं इनके मई 2020 में। तो ऐसे ही अगर दोनों देशों में सहमति बने रहे तो ये जो आतंकवादी है ये किसी भी देश में शरण नहीं ले पाएंगे, तो इन्हें अपना काम बंद करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी की। तो म्यांमार ने अभी क्या किया, सक्सेसफुली कंडक्ट किया 4th मीटिंग ऑफ 21st सेंचुरी पैंगलोंग पीस कॉन्फ्रेंस इन नाईपाइता। इन नाईपाइता क्या है, ये इनकी कैपिटल है म्यांमार की। आपको याद क्या रखना है यहाँ पर कि 21st सेंचुरी पैंगलोंग पीस कॉन्फ्रेंस कहां पर होती है, तो ये म्यांमार में होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये है कब स्टार्ट की गई थी, 2016 में स्टार्ट की गई थी। एम क्या है इसका, टू हैव अ स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पता होगा आपको कि म्यांमार में पॉलिटिकल स्टेबल एनवायरनमेंट इतना नहीं मिला है अभी तक जनता को, बट अब चाह रहे हैं म्यांमार की वहां पर जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहे। तो इसीलिए 21st सेंचुरी पैंगलोंग पीस कॉन्फ्रेंस तैयार की गई। और अभी इसकी 4थी मीटिंग हुई है। और आउटकम क्या आया है, म्यांमार की गवर्नमेंट और 10 आर्म्ड एथनिक ग्रुप ने साइन किया है नेशनल सीज फायर एग्रीमेंट, और इंडिया ने भी सपोर्ट किया है इन्हें। रोहिंग्या इशू जो कि बहुत ही बड़ा इशू है, तो इंडिया ने कहा है कि वो हेल्प करेंगे इंश्योरिंग सेफ सस्टेनेबल एंड स्पीडी रिटर्न ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी फ्रॉम रिफ्यूजी कैंप्स ऑफ बांग्लादेश, building on the progress made under the Rakhine State Development Program।
तो रकाइन स्टेट मैंने अभी आपको बताई थी कहां पर है, बिल्कुल नीचे था सितवे पोर्ट वाली जगह पर रकाइन स्टेट है, वहां पर बिल्डिंग्स जो बन रही है अंडर RSDP। तो इंडिया प्रपोज टू फाइनलाइज प्रोजेक्ट अंडर फेज 3 ऑफ प्रोग्राम इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर एंड अपग्रेडिंग एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो ये सब इंडिया ने बोला है करने के लिए। और लाइसन ऑफिस की बात हुई है, पहले क्या था, म्यांमार की कैपिटल यहाँ थी यंगून में, बट अभी उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर ली नई पैदा में। तो इंडिया की अभी एम्बेसी यहीं पर है, बट अब धीरे धीरे इंडिया यहां बना रही है अपनी एम्बेसी। अदर हाइलाइट्स, तो देखिए अब बस्ट ऑफ बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की एक मूर्ति लगाई गई है मंडले जेल में। तो ये सिंबॉलिक गेस्चर है दोनों की क्लोजर रिलेशनशिप का, दोनों देशों की। मंडले जेल से कनेक्शन क्या है बाल गंगाधर तिलक का वो जानते हैं। तो 1908 से लेकर 1914 तक उन्होंने 6 साल स्पेंड किए थे मंडले जेल में। क्यों? बिकॉज उन्होंने डिफेंड किया था एक्शंस को किनके, रिवोल्यूशनरीज खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की। और इन दोनों ने क्या किया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की ने, इन्होंने असैसिनेट करने की कोशिश की थी डिस्ट्रिक्ट जज को, मिस्टर किंग्सफोर्ड को, बाय थ्रोइंग अ बॉम्ब गिरा दिया था इन्होंने इनके ऊपर, पट्टे बच गए थे। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो विद इन्वेस्टमेंट ओवर USD 1.2 बिलियन, $1.2 बिलियन, म्यांमार हैज द हाईएस्ट इंडियन इन्वेस्टमेंट इन एनी कंट्री इन साउथ एशिया। तो अगर आपसे कोई पूछेगी साउथ एशिया में इंडिया ने किसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो है म्यांमार, $1.2 बिलियन। एनर्जी भी दोनों कंट्रीज ने शेयर करने की बात की है गई है। इंडिया अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ USD 120 मिलियन इन शेवे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। शेवे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट कहां पर है ये भी आपको पता होना चाहिए, म्यांमार में है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन 2020। क्यों न्यूज में है? बिकॉज अभी हाल ही में नोबेल प्राइज मिला है। किसे मिला है? 2 अमेरिकन है और एक ब्रिटिशर है, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, ये 2 अमेरिकन है। और ब्रिटिश साइंटिस्ट कौन है? माइकल हॉगटॉन। इन्हें नोबेल प्राइज मिला है फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी 2020 का। किसके लिए मिला है? फॉर डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस, ये याद रखना सी वायरस है और कोई नहीं, सी वायरस है, सी इंपॉर्टेंट है। The hepatitis C virus was discovered in 1982 by screening millions of DNA samples। तो 1982 में डिस्कवर किया गया था, सबसे पहले मिलियंस ऑफ DNA सैंपल स्क्रीन किए गए थे, उसके बाद ये मिला था। अब नोबेल प्राइज में क्या क्या मिलता है? जब आपको नोबेल प्राइज मिलता है एक इंसान को, तो सबसे पहले तो एक गोल्ड मेडल मिलता है और प्राइज मनी मिलती है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर की, यानी कि $1 मिलियन, तकरीबन लगभग $1 मिलियन। और किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? स्वीडिश इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबल। तो स्वीडन देता है ये नोबेल प्राइज। और एक नोबेल प्राइज फॉर पीस वो नॉर्वे देता है, ये याद होना चाहिए आपको। बाकी सारे नोबेल प्राइज स्वीडन देता है। की पॉइंट देखते हैं, हेपेटाइटिस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इसे रेफर किया जाता है एज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ अ लीवर। लीवर में आपके प्रॉब्लम आ जाती है, उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। कॉमनली कोज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, बट देयर आर अदर पॉसिबल कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस लाइक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, मेडिकेशन, ड्रग्स, टॉक्सिन एंड अल्कोहल। इनके कारण भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। मेनली 5 मेन हेपेटाइटिस वायरस है। कौन कौन से है? A, B, C, D और E। अभी किसकी डिस्कवरी के लिए मिला है? वो है C के लिए, तो ये याद रखना है आपको, C के लिए मिला है। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, टू एनहांस अवेयरनेस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। अब बात करते हैं जिसकी डिस्कवरी की गई है, C की, हेपेटाइटिस C। ये क्या है? तो एक कोज किया जाता है हेपेटाइटिस C वायरस द्वारा। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। जिस पर्सन को पहले से अगर उसकी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आप आ जाए डायरेक्ट, तो ये आपको भी हो जाता है। टिपिकली कैसे होता है? थ्रू इंजेक्शन, ड्रग यूज, अगर इंजेक्ट किया जाए आपके अंदर या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट करें आप, तो ये आपको होता है। और अकॉर्डिंग टू WHO अबाउट
71 million people in world have chronic infection with hepatitis C virus, which is also a major cause of liver cancer. तो लीवर कैंसर का भी ये मेजर कोज है हेपेटाइटिस सी. अ वैक्सीन फॉर द डिजीज हैज स्टिल नॉट बीन डेवलप्ड. अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी है. जैसे कोरोना की नहीं बनी है वैसे इसकी भी वैक्सीन नहीं बनी है अभी तक, बट इसे भी हम ट्रीट कर सकते हैं एंटीवायरल ड्रग्स के कारण. अब सिग्निफिकेंस क्या है डिस्कवरी का? डिस्कवरी हेल्प्ड इन फाइंडिंग अ क्यूर फॉर डिजीज एंड इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स आर नाउ अवेलेबल. तो क्यूर फाइंड हो चुका है और एंटीवायरल ड्रग्स भी काफी है अब मार्केट में. और टेस्ट हैव आल्सो बीन डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई blood containing this virus so that infected blood is not given to any patient. तो ब्लड का भी पता चल जाता है अब कि किसके अंदर ये वायरस है ताकि वो किसी और को ब्लड हम ना दें. इंडिया की बात करते हैं. इंडिया में क्या कंडीशन है हेपेटाइटिस की? तो 40 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी वायरस और 6 से 12 मिलियन पीपल है जिनको सी वायरस है. और 2018 में हमने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था और जिसका एम है एलिमिनेट करना हेपेटाइटिस सी वायरस 2030 तक. ठीक है. उसके आगे द प्रोग्राम इज द लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड. तो जो NVHCP प्रोग्राम है लार्जेस्ट प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में. अब हेपेटाइटिस बी इज इंक्लूडेड अंडर इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इंडिया का. उसमें होता क्या है? वो प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट द टोटल ऑफ 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज. तो हेपेटाइटिस बी उसके अंदर इंक्लूड है. ये याद रखना है हेपेटाइटिस बी है, सी नहीं है. द फर्स्ट recombinant DNA based vaccine for hepatitis B infection was made in India by Hyderabad based Shanta Biotech. तो सबसे पहले इंडिया में बनाई गई थी, ये भी याद रखना है. अब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया अंडर पीएम स्वानिधि. उसके बारे में जानते हैं. तो किसने साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज एंटर इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद स्विगी. स्विगी को आप में से कई लोग जानते होंगे. स्विगी जोमेटो जैसे आजकल काफी चल रही है. स्विगी के साथ साइन किया हमने, तो ये याद रखना है. टू ऑन बोर्ड स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. तो जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स है उन्हें इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेके आने के लिए. दिस मूव इज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्वानिधि स्कीम. तो ये प्राइम मिनिस्टर स्वानिधि स्कीम का ही पार्ट है. एन अपडेटेड एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पीएम स्वानिधि डैशबोर्ड विच फैसिलिटेट यूजर नॉट ओनली विद अ बेटर ग्रैनुलर व्यू ऑफ स्कीम एंड परफॉर्मेंस बट आल्सो विद एडिशनल टूल फॉर कंपैरिजन हैज आल्सो बीन लॉन्च. तो नया डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है. की पॉइंट्स क्या है इसके? मेमोरेंडम से होगा कैसे? विल गिव द वेंडर्स ऑनलाइन एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर. तो जब वो स्विगी के ऊपर आ जाएंगे वेंडर्स तो उनका कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगा. उन्हें ऑनलाइन हजारों कस्टमर मिल जाएंगे विच विल हेल्प टू ग्रो देयर बिजनेस. तो उनका बिजनेस भी ग्रो होगा. एम क्या है? to radically transform the business of street vendor across the city by facilitating them to receive orders and serve customer using online mode. तो आपको पता है कोरोना की काल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे है और लोग नहीं चाह रहे कि वो स्ट्रीट वेंडर्स के पास जाएं और वहां से सामान खरीदे. बट अगर ऑनलाइन उन्हें सामान घर पर ही मिल जाए तो जरूर चाहेंगे स्ट्रीट वेंडर से सामान खरीदना. तो इसलिए जरूरी है ऑनलाइन आना स्ट्रीट वेंडर्स का ताकि इनका बिजनेस ग्रो कर सके. फेज्ड इंप्लीमेंटेशन होगी. तो पायलट प्रोजेक्ट रन करेगा पहले स्विगी सिर्फ 250 वेंडर्स को अक्रॉस 5 सिटीज अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में. अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसे अक्रॉस द कंट्री लाया जाएगा इस इनिशिएटिव को. की स्टेक होल्डर्स कौन कौन से है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्विगी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफिशियल. तो ये है. पीएम स्वनिधि योजना क्या है? तो इंप्लीमेंट की गई थी 1 जून 2020 को. पार्ट किसका है? आत्मनिर्भर भारत का अभियान का पार्ट है. इसमें होता क्या है? इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है ताकि वो अपने जिनका बिजनेस बंद हो गया था लॉकडाउन के कारण वो फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सके. और एम है टू बेनिफिट ओवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स. यही है इसका एम. और अगर आप लोन को आपको 1 साल में चुकाना होता है. अगर आप समय पर चुका रहे हो तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है 7% पर एनम की.
आगे बात करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में। तो सबसे पहले तो कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। तो फर्स्ट मंडे कब था, अक्टूबर का 5 अक्टूबर को, तो इस दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया है। अब फोकस क्या रहता है इसका, फोकस है ऑन द स्टेट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड पीपल्स राइट टू सफिशिएंट शेल्टर, also aims to remind people that they are responsible for habitat for future generation। और the global observance of World Habitat Day 2020 is being co-hosted by UN Habitat and Government of Indonesia। ये भी पता होना चाहिए 2020 का ग्लोबल ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट किसने ऑर्गेनाइज किया है, यूएन हैबिटेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया। यूएन हैबिटेट क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है फॉर अर्बन डेवलपमेंट दैट प्रमोट्स सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट। सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था, 1986 में सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड हैबिटेट डे। और थीम क्या था उस समय, शेल्टर इज माई राइट, शेल्टर इज माई राइट, ये थीम था सबसे पहले। और नैरोबी में, नैरोबी कहां पर है, केन्या में होस्ट सिटी थी इसकी सबसे पहले जब सेलिब्रेट किया गया था। इस साल का थीम क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। तो ये थीम है, फोकस क्या है, मेनली सस्टेनेबल हाउसिंग मैनेजमेंट पर इसका फोकस है। और ग्लोबल सिनेरियो क्या है, अभी अर्बन पॉपुलेशन करंटली अराउंड 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग इन सिटीज एंड द नंबर इज ग्रोइंग एवरी डे। तो पूरे ग्लोब में 55% लोग अभी सिटीज में रह रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। और स्लम डिवेलपर्स की बात करें तो 1.8 बिलियन पीपल आर स्टिल लिविंग इन स्लम्स। सैनिटेशन की बात करें, अराउंड 3 बिलियन लैक बेसिक हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी। इंडिया का सिनेरियो भी सेम ही है। चैलेंज देखिए इंडिया को क्या फेस होते हैं, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारे चैलेंज है इंडिया के पास। और इंडिया टैकल कैसे कर रहा है इन्हें, मेजर क्या क्या लिया है इंडिया ने, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन चलाया है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन चलाया है, स्मार्ट सिटी मिशन, एमरेट मिशन, ये सारे मिशन इंडिया ने चलाए हैं। और ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भी इंडिया अपना रहा है, जिससे क्या हो रहा है, फास्ट ट्रैक हो रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मीट द टारगेट कंस्ट्रक्टिंग 1.2 करोड़ हाउसेज बाय 2022। अगले टॉपिक की बात करते हैं, अपग्रेडेशन ऑफ एंड एक्सपेंशन ऑफ जूस इन पीपीपी मोड, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। क्यों न्यूज में, बिकॉज हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की है अपग्रेड करने के लिए और डेवलप करने के लिए जू को इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में पूरी कंट्री के क्रॉस टू एनकरेज एंड इंटरेक्ट बिटवीन encourage interaction between wildlife and humans and help people observe, understand wildlife behavior more closely। वाइल्ड वीक क्या है, ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया द्वारा तब अक्टूबर 2 से 8 को वाइल्ड लाइफ वीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ वीक हम कब मनाते हैं, अक्टूबर 2 से अक्टूबर 8 तक। स्टार्ट कब किया गया था, 1952 में। क्यों, टू प्रिजर्व फौना ऑफ द कंट्री। की पॉइंट क्या है रिपोर्ट के, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा और टेरी द्वारा, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। टाइटल क्या था रिपोर्ट का, इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। ये रिलीज की गई और एक पहली रिपोर्ट थी ऐसी पूरे इंडिया में, पहली आई ये रिपोर्ट में क्या था, इसने टोटल एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विस ऑफ द जू बताया इस रिपोर्ट में। और मिनिस्ट्री आल्सो गेव प्राणी मित्र अवार्ड भी दिया गया, सेंट्रल जू अथॉरिटी प्राणी मित्र अवार्ड भी दिया गया टू एनकरेज जू ऑफिसर एंड स्टाफ टुवर्ड वर्किंग फॉर कैपेटिव एनिमल मैनेजमेंट एंड वेलफेयर। जब आपको कोई अवार्ड मिलता है, इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है आप और अच्छा करना चाहते हैं उस फील्ड में ताकि फिर से आपको अवार्ड मिले, तो इसीलिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो एक्स-सिटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स होती है जूलॉजिकल पार्क में। एक्स-सिटू क्या होता है, जब आप कंजर्व करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। अब आपको पता है जानवरों की नेचुरल हैबिटेट क्या है, जंगलों में, बट हम उन्हें जूज में रखते हैं, तो आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट वहां हम इन्हें कंजर्व करेंगे, तो ये एक्स-सिटू हो गया। इन-सिटू क्या होगा, जब हम उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में रखेंगे, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वहां पर कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई पिंजड़ा नहीं होगा।
बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ये इन सिटू कंजर्वेशन है। और जूज इन इंडिया आर मैनेज्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और गाइड कौन करता है, नेशनल जू पॉलिसी 1998। सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ जूज इन द कंट्री एंड कंट्रोलिंग मशरूमिंग ऑफ इल प्लान्ड एंड इल कंसीव्ड जूज। सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट एक्ट। कंस्टिट्यूट कब की गई थी, 1992 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मेंबर कौन है इसके, चेयर कौन करता है, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर। हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी, याद रखना है। और 10 मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर होता है सेक्रेटरी। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ द अथॉरिटी टू कंप्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द नेशनल एफर्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। फंक्शन कैसे करता है, द अथॉरिटी प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू जूज एंड इज आल्सो टास्क्ड विद रेगुलेटिंग द जू अक्रॉस द कंट्री। तो एक गाइडलाइंस ले करता है कैसे जूज को आपको चलाना है। इट कोऑर्डिनेट्स एंड इंप्लीमेंट्स प्रोग्राम ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ जू पर्सनल प्लान ब्रीडिंग प्रोग्राम एंड एक्स सिटू रिसर्च। अब स्मार्ट सिस्टम की बात करते हैं, डीआरडीओ के स्मार्ट सिस्टम क्या है। तो हाल ही में डीआरडीओ ने कंडक्ट किया एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट, किसका, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो यह है स्मार्ट की फुल फॉर्म। टॉर्पीडो क्या होता है आगे मैं आपको बताता हूं। कहां से किया है, फ्रॉम व्हीलर आइलैंड। और व्हीलर आइलैंड कहां पर है, उड़ीसा में, ये आपको पता होना चाहिए। इसे और क्या कहते हैं व्हीलर आइलैंड को, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहते हैं व्हीलर आइलैंड को, उड़ीसा में है। ठीक है, 2017 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया था, आउटर व्हीलर आइलैंड जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा की, उसे नाम दे दिया था एपीजे अब्दुल कलाम एज अ ट्रिब्यूट टू द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑन हिज सेकंड डेथ एनिवर्सरी में। तो आपको व्हीलर आइलैंड का पता होना चाहिए। और स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। की पॉइंट्स क्या है, अब स्मार्ट एक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है और एंटी सबमरीन वारफेयर। फंक्शनिंग कैसे करेगा, स्मार्ट कैसे चलता है, व्हेन लॉन्च फ्रॉम अ वारशिप, जब हम इसे वॉरशिप से लॉन्च करते हैं या फिर ट्रक बेस्ड कोस्टल बैटरी से, इट टेक्स ऑफ लाइक अ रेगुलर सुपरसोनिक मिसाइल। तो सुपरसोनिक मिसाइल की तरह ही निकलेगा। सबसे पहले तो इट कवर्स मोस्ट ऑफ इट्स फ्लाइट इन द एयर इन लोअर एल्टीट्यूड। तो जो भी इसका सफर होगा ज्यादातर ये लोअर एल्टीट्यूड में कवर करेगा विद टू वे डाटा लिंक फ्रॉम वारशिप और एन एयरबोर्न सबमरीन टारगेट डिटेक्शन सिस्टम। यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन जो इसे प्रोवाइड करेगा दूसरी सबमरीन की जहां पर इसे अटैक करना है। तो निकलेगा तो वैसे ही जैसे और मिसाइल निकलती है, बट जैसे ही टारगेट के पास पहुंचेगा, जस्ट व्हेन इट अप्रोचेस क्लोज इनफ टू submerged submarine the missile will eject the torpedo system। तो मिसाइल इजेक्ट कर देगी टॉर्पीडो सिस्टम। जैसे ही वो सबमरीन, यहाँ सबमरीन पानी में होगी, सबमरीन के पास पहुंचेगा तो टॉर्पीडो छोड़ देगी। टॉर्पीडो क्या होता है, अब ये जानते हैं। टॉर्पीडो एक सिगार शेप्ड सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर वेपन है, लॉन्च फ्रॉम अ सबमरीन सरफेस वेसल या फिर एयरप्लेन से। और ये कैसे एक्सप्लोड करता है, जब एक कांटेक्ट में आता है हल से या फिर सरफेस ऑफ द वेसल और सबमरीन। तो जैसे ही सबमरीन के साथ टच होगा तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा। और आपको क्या याद रखना है, यहाँ से वरुण अस्त्र, ये हमारा फर्स्ट इंडिजिनियस हैवी वेट शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो है, वरुण अस्त्र, ये पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, ये स्ट्रेंथ करेगा कंट्री की मैरीटाइम स्ट्रेटजी कैपेबिलिटी को, अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर स्टैंड ऑफ कैपेसिटी इन एंटी सबमरीन वारफेयर। तो ये सब सिग्निफिकेंस है, मेनली हमारी मैरीटाइम शक्ति इंक्रीज होगी। अब आखिरी टॉपिक हमारा आज का THSTI क्या है। तो सबसे पहले यही जानते हैं, ये ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। कहां पर मिलेगा आपको, फरीदाबाद हरियाणा में मिलेगा। और एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्यों अभी न्यूज में है, बिकॉज CEPI यानी कि कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑफ इनोवेशन, अ ग्लोबल इनिशिएटिव हैज नेम्ड THSTI Faridabad as one of the 6 laboratory for assessing COVID-19 vaccine candidate that are under development।
तो की पॉइंट्स क्या है, पूरी दुनिया में 6 लेबोरेटरी सिलेक्ट की गई है। कहां पर, कनाडा में, ब्रिटेन में, इटली में, नीदरलैंड, बांग्लादेश और इंडिया में। इंडिया में फरीदाबाद में सिलेक्ट की गई है, ये है। ऑल लैब्स क्या करेंगी, ये सारी लैब्स में होगा क्या, ऑल लैब्स वुड यूज द सेम रिगेनेंट यानी कोज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड फॉलो अ कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल। ये मेजर करेगी इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ मल्टीपल वैक्सीन कैंडिडेट्स। तो जो भी कैंडिडेट्स को मल्टीपल वैक्सीन दी जाएगी, ये उनका रिस्पॉन्स चेक करेगी ये लेबोरेटरीज, और आगे बताएगी फिर क्या उनके ऊपर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं आगे CEPI की, कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस फॉर इनोवेशन। तो एक ग्लोबल पार्टनरशिप लॉन्च की गई थी 2017 में टू डेवलप वैक्सीन टू स्टॉप फ्यूचर एपिडेमिक्स। फाउंड कहां पर की गई थी, डावोस में। डावोस कहां है, स्विट्जरलैंड में। किसने फॉर्म की थी, बाय गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, यहाँ देखिए, एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, द वेलकम ट्रस्ट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये सारे मिलकर इन्होंने 2017 में CEPI को फॉर्म किया था। और इंडिया में द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसका मिनी वर्जन चलाती है, यानी इंडी CEPI मिशन चलाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, ऑब्जेक्टिव है are aligned with that of CEP and aims to strengthen the development of vaccine। वैक्सीन डेवलपमेंट को स्ट्रेंथ करना है अक्रॉस द कंट्री, यही मिशन है इंड CEPI मिशन का, इंडिया CEPI मिशन का। तो आई होप आप लोगों को काफी कुछ समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।